Hello everyone, very good afternoon to all of you. Kumar, Anjali, Palak, Shashi, Prashant, Sakshi, Ritika, Madhu. Good afternoon everyone. सबको आवाज पहुंच रही है मेरी क्लियरली? ऑडियो वीडियो ठीक ठाक है बिल्कुल? हेलो हेलो, हाँ जी, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. गुड आफ्टरनून जीस, गुड आफ्टरनून, वेलकम, स्वागतम, नमस्कारम. चले, बहुत अच्छे. ऑल ओके? प्रकाश, गौरव, गोविंद, हितेश. तो भाई हम वोकैब से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं इस बैच के अंदर, और 2 क्लासेस पीछे हो चुकी हैं. मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 क्लास के बाद आपको अब ये लग रहा है कि नहीं कि हाँ, वोकैब की भी अपनी एक गणित है, एक साइंस है, और अगर हमें वो चीज समझ आती है तो हम आसानी से वोकैब को डेवलप कर सकते हैं. यस और नो? और अभी बस एक बहुत छोटी सी झलकी देखी है आपने. तो वोकैब डेवलपमेंट में हम 2 मेथड्स की बात कर रहे हैं, और एक को हम रूट वर्ड मेथड बोलते हैं, या जिसको आप पीआरएस मेथड मैंने आपको समझाया, इसी का नाम है पीआरएस. तो इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा कर ली है. आज की क्लास जो पूरी तरीके से फोकस्ड होगी वो ग्रुप मेथड की तरफ फोकस्ड होगी, क्योंकि इससे सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और आपकी वोकैब भी बड़ी बेहतर होती है. चलिए, आपसे स्टडी के बाद लगता है इंग्लिश इजी है. बिल्कुल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है भाई. भाषा ही है, हम हर कोई भाषा बोलते हैं. भाषा के बेसिक सीख लो, आप ये भी सीख जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है. ग्रुप मेथड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास शब्दों में कौन कौन से ग्रुप्स हैं? सिनोनिम्स, राइट, सिनोनिमस वर्ड्स का ग्रुप. एंटोनिम्स, डेफिनेटली सिनोनिम एंटोनिम आप बचपन से पढ़ रहे हो. उसमें ये ग्रुप्स हमारे जुड़ जाएंगे जिनको हम होमोफोन्स कहते हैं, पैरोनीम्स कहते हैं और होमोनीम्स कहते हैं. तो आपको पता है कि सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर डेफिनेटली कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं. वो आपको हमेशा कोई ना कोई पैराग्राफ में बोल्ड करके देते हैं और फिर पूछते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑन दैट बेसिस यू डिसाइड दैट व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम और एंटोनिम. तो सिनोनिम पे तो हमारा फोकस क्या होगा कि हाउ टू डिफरेंशिएट सिनोनिमस वर्ड्स. मैं शुरुआत से आपको ये बात कह रहा हूं, आज तीसरा दिन है, वोकैब के बेसिक्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कभी भी इंग्लिश में 2 शब्द सेम नहीं होते, सिमिलर होते हैं, और आपको उन सिमिलर शब्दों में क्या फर्क है ये जानने की कोशिश करनी है. वो टेक्निकल पैरामीटर्स जो यूसेस के हैं, चाहे वो कॉनोटेशन है, कॉलोकेशन है, डिग्री है, कॉन्टेक्स्ट है, ये सब हम आगे देखेंगे. लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं हमारे, होमोफोन्स, पैरोनीम्स और होमोनीम्स, इनसे हमारे एग्जाम के अंदर, बैंकिंग एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चंस की संभावना होती है. जैसे होमोनीम्स से अगर मैं बात करूं तो 4 टाइप के क्वेश्चन तो अभी तक देखे जा चुके हैं. तो जाहिर तौर पे आप देखो कि हम वोकैब इस तरीके से सीखें कि एक तो हमारी शब्दों को याद रखने की ताकत बढ़े, लंबे समय तक शब्द याद रहे हमें, और दूसरा हम इस बैच में इसलिए जुड़े हैं कि हम इस तरीके से सीखें कि कम से कम समय के अंदर इन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं आपके, कल छोटा सा एक वीडियो भी राकेश सर के साथ भी बनाया था, कि बच्चों को समझ आए कि 12 से 14 नौकरियों की अपॉर्चुनिटी आपको पूरे साल में और बढ़ जाती है अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं. तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जनरल तैयारी चल रही है आपकी, मेरा भी पीछे फाउंडेशन बैच आया था, दैट इज ऑल फाइन, और उसमें काफी बेस आपका तैयार हो जाता है. बस बैंकिंग में थोड़ा सा अपग्रेड हो जाती हैं चीजें, थोड़ी मेहनत आपकी अलग तरीके की बढ़ती है. तो अगर हम ये थोड़ी सी मेहनत कर लें तो हमारे रेंज बढ़ जाते हैं. आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, तीनों में आपके पास नौकरियों के क्लर्क, पीओ, एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, फिर इंश्योरेंस एग्जाम. तो मैं वही कह रहा हूं कि मोटे मोटे तौर पे 12 से 14 नौकरियों की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है. तो वही हम इसीलिए सीख रहे हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को हम कैपिटलाइज कर सकें. तो होमोनीम से 4 टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं, और होमोफोन्स और पैरोनीम्स जो हम कहते हैं ना, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते रहे हैं हमेशा से, मैनेजमेंट एग्जाम में 20 साल से आ रहे हैं, तो वो चीजें भी आपको पूछी जा सकती हैं बैंकिंग एग्जाम के अंदर. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि रूट वर्ड की गणित तो हमें समझ में आई कि अगर हमें एक रूट वर्ड का मतलब पता है तो उससे बनने वाले शब्दों के मतलब का हम अंदाजा काफी हद तक लगा सकते हैं.
साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एक रूट वर्ड के दो अलग अलग मतलब भी हो सकते हैं। जैसे पीईडी वर्ड है आपके पास, पेड का मतलब पैर भी होता है और पेड का मतलब चाइल्ड भी होता है, इसीलिए बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। और वहीं से आपके पास शब्द पीडोफाइल भी आता है, जो बच्चे का शोषण करे। और वहीं से पेडल शब्द भी आता है, जो पैर से दबाओगे वो पेडल है। या वहीं से पीई डबल रियली पेडल भी आता है, ड्रग पेडलर्स, पेडेस्टल, पेडेस्ट्रियन, पेडिक्योर। तो पीईडी पैर के लिए भी है और पीईडी बच्चे के लिए भी। ये सब इंटरेस्टिंग बातें हमने पीछे की 2 क्लासेस में रूट वर्ड के इंट्रोडक्शन में समझी थी। तो वहां से तो हमारा रेंज काफी बढ़ता है, हम शब्दों का अंदाजा लगा पाते हैं। लेकिन यहां से सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में मदद मिलेगी। जैसे एसएससी वाले बच्चे को रूट वर्ड से 3 क्वेश्चन टाइप में मदद मिलती है, बैंकिंग वाले स्टूडेंट को ज्यादा मदद मिलती है कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाली की समझ से, या ये जो ग्रुप वाला मेथड है। तो अब ग्रुप मेथड से कोई चीज याद कैसे रहेगी? मैं यहां कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं आपकी आंखों के सामने। जैसे पहला शब्द है यहां पे वेन, दूसरा वर्ड है वीन, तीसरा वर्ड है वेन, और चौथा वर्ड ये भी वेन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इसमें से कितने शब्दों का मतलब पता है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों शब्द आप इस क्लास में जितने लोग क्लास देख रहे हैं, इसमें से आई थिंक 99% को पता होगा। किसी की अंग्रेजी बहुत वीक होगी तो शायद ना पता हो, लेकिन यह भी दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों वर्ड आपकी इस क्लास में से हो सकता है शायद 10% लोगों को पता हो, 90% को ये दोनों वर्ड नहीं पता है। पहले ये बताइए, जो मैं कह रहा हूं इससे आप सहमत हैं कि नहीं है? आर यू अग्री विद मी और नॉट? यस आर नो? और अभी मैं और भी ऐसे ग्रुप लिखने वाला हूं शब्दों के, जहां जो मैं कहूंगा जो आपको पता है वो आपको पता है, और जो आपको नहीं पता है वो आपको नहीं पता है। कमेंट इतनी तेजी से आते हैं, बीच में स्टक हो जाता है मामला। हाँ चले, यस। तो अब आप ये देखो, गौरव, सुमित, पूजा, पलक, साक्षी, ये मुझे कैसे पता है? मैं आपको जानता हूं पर्सनली? नहीं जानता। लेकिन वही बात कि इतने समय से पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन सेट करता हूं जब यहां पे पढ़ते हैं हम, तो उसी तरीके से जो एग्जामिनेशन के पेपर सेट करने वाले लोग हैं उनको भी साइकी का पता होता है कि किस बच्चे को जो एग्जाम लिखने आ रहा है उसको कितना आता होगा, कितना नहीं आता होगा, और जाहिर तौर पे वो वहां पे आपको फंसाएंगे। तो इसीलिए मैं कुछ ग्रुप पहले लिख लेता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। अब जैसे अगला शब्द है, आसान शब्द अभी जो जबान से मेरे निकल ही गया, वही लिख देता हूं मैं। ये आसान शब्द है, पेडल सबको पता है। इसके साथ एक वर्ड आ जाता है पेडल। अब इन दोनों पेडल में क्या फर्क है? उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, METAL मेटल जो है वो आप सबको पता है। METTLE मेटल भी होता है, ये शायद आप में से कुछ को पता हो जो थोड़ा अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के सिंसियर है। खैर ये बड़े आसान शब्द हैं, आसान वर्ड है, ये पता होना चाहिए। फिर वहीं पे आप देखें, आपको कोलिजन का मतलब सभी को पता है, शायद कल्यूजन का मतलब कम को पता होगा, कल्यूजन का मतलब कम को पता होगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं, अब ऐसे ही मैं अगर इल्यूजन की बात करूं तो उसका मतलब ज्यादातर को पता है, लेकिन वहीं पे अगर अल्यूजन कहूं तो ये नहीं पता है, और इल्यूजन भी ज्यादातर को नहीं पता है। वहीं पे अगर मैं ये लिखता हूं GAFFE और GAFF, तो शायद ये दोनों वर्ड आपको नहीं पता है, ये दोनों वर्ड आपको यहां पे नहीं पता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें अकॉम्प्लिश की और अकॉम्प्लिश की, क्या इनमें क्या फर्क है, ये आपको जानकारी है? ACN-SOR सेंसर सबको पता है, ये सेंसर भी पता है, सेंसर बोर्ड। बट CEN-SURE सेंसर क्या होता है? तो ये चीजें देखो आप, अब ये लिखने के पीछे कारण क्या है कि इसका डायनेमिक्स आप समझ पाए।
हमने पहले भी बात की थी, हमें कोई भी चीज याद तभी रहती है जब हमारा दिमाग एक कोई कनेक्शन या एसोसिएशन उस नई चीज के साथ बना पाता है। हमें कोई भी चीज एब्सोल्यूट मैनर में कभी याद नहीं रह सकती। हमारा दिमाग डिफरेंसेस याद रख पाता है। काला है तो सफेद याद रहेगा, या देखो वही बात है कि सफेद बैकग्राउंड है, अगर मैं सफेद पेन से लिखूं, मार्कर से लिखूं तो नजर नहीं आएगा। तो इसका ऑपोजिट है तो हमें नजर आ रहा है। तो उसी तरह से दिमाग को भी कुछ ना कुछ सहारा चाहिए। और हम जब शब्दों को ग्रुप में याद रखने की कोशिश करते हैं तो वो काफी हद तक पॉसिबल होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम कोई भी ग्रुप तभी बना सकते हैं जब उस ग्रुप के मेंबर्स के बीच में कोई कॉमनैलिटी हो, और वो कॉमनैलिटी हमारे दिमाग को एक तरीके से मदद करती है चीजों को याद रखने में। अब जैसे ये जितने वर्ड मैंने यहां पे अभी लिखे हैं, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये होमोफोन्स हैं। अब रूट वर्ड आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, होमो शब्द जहां पे भी आता है उसका मतलब क्या हो जाता है? सिमिलर, और फोन का मतलब हो जाता है साउंड। यहीं से शब्द आता है टेलीफोन, दूरभाष। इसी होमोफोन का मतलब सिमिलर साउंडिंग। साउंड तो उनका सिमिलर है, बट उनकी स्पेलिंग भी अलग है और मतलब भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अब वेन और वीन का मतलब, वेन जैसे कहते हैं ना कि योर होल एफर्ट हैज गॉन इन वेन, तुम्हारा सारा का सारा प्रयास जो है वो बर्बाद हो गया। वीन्स वो होती हैं जो हमारी नसें हैं जिनमें खून बह रहा है। तो ये तो खैर आसान से शब्द थे, लेकिन WANE वेन का क्या मतलब है? इस वेन का मतलब होता है किसी चीज का रिड्यूस होना, डिटेरियोरेट होना, कम हो जाना। जैसे वेनिंग इन एनर्जी होती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है और देयर वाज अ वेनिंग इन एनर्जी, आधे घंटे बाद उसकी मौत हो जा रही क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, कोई उसने बीच में उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। तो वेन करने का मतलब होता है किसी चीज की ताकत का धीरे धीरे कम होना। जबकि ये वेन क्या है? ये वेन है लार्ज ब्लेड ऑफ अ, या ब्लेड ऑफ अ फैन बोल सकते हो, या टरबाइन बोल सकते हो। भी समझा देता हूं, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो जरूर आपने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो जैसे जहां पे पवन ऊर्जा पैदा करी जाती है वहां बड़े बड़े फैन लगे होते हैं, राइट? तो उन जो ब्लेड है उस फैन की, उसको क्या कहा जाएगा? दैट वुड बी कॉल्ड वेन। इट्स अ ब्लेड ऑफ अ बिग फैन, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है? होमो का मतलब मधु, सेम होता है भाई। होमोजीनियस मिक्सचर नहीं सुना कुछ आपने? ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर आपने नहीं सुना। तो होमो का मतलब होता है सिमिलर, तो ये सिमिलर साउंडिंग है। तो अगर आपको जैसे वीन का मतलब पता है नसें हैं, वेन का मतलब जो चीज बेकार हो गई वो पता है, तो ये दो नए शब्द अगर आप इसके सहारे सीखते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये कि अब आपका दिमाग दो और नए शब्द इसके साथ अपने डेटाबेस में रख लेगा। अब जैसे पेडल है, साइकिल बचपन से चला रहे हो, साइकिल का पेडल। अब ये पेडल की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन, जो पैर से दबाओगे वो पेडल है। लेकिन ये पेडल क्या है? ये पेडल वर्ब है। और आपने बार बार सुना होगा पेडलर्स शब्द, ड्रग पेडलर्स शब्द यूज होता है। अभी पंजाब में 20 तारीख को इलेक्शन है और पूरे मामले में बात किसकी हो रही है? नशे की। तो जब नशे की बात होती है तो वहां आप सुनते हैं ड्रग पेडलर्स। तो पेडल करने का मतलब होता है किसी को घूम घूम करके किसी चीज को बेचना, उसको पेडलिंग कहा जाता है। जो हॉकर जैसे काम करता है, कोई चीज फेरी लगाने वाला, सब्जी ले लो, ये ले लो, तो जो आप घूम घूम करके बेचते हो, कोई एक जगह दुकान खोल के नहीं बेचते, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पेडल। और वहां से आ जाता है पेडलर, बेचने वाला। देखिए कितना आसान सा शब्द है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये पेडल है और ये पेडल। थोड़ा जल्दी बोलोगे, आराम से बोलोगे। जैसे यहां पे भी फर्क आप देखेंगे, वीन है, वेन है, वेन है। प्रोनाउंसिएशन सिमिलर लग सकता है बट स्पेलिंग अलग है और मतलब अलग है। अब मेटल नाउन है, धातुएं होती हैं। ये मेटल क्या होता है? ये मेटल भी नाउन है। इस मेटल का मतलब होता है आपकी काबिलियत। जैसे कहा जाए कि यू हैव टू प्रूव योर मेटल, यू हैव टू प्रूव योर मेटल। तो प्रूव योर मेटल का मतलब तुम्हें अपनी काबिलियत को जो है प्रूव करना पड़ेगा। रवि बेटा, आपसे निवेदन है कि सिर्फ आप ही 10 मैसेज यहां पे कर रहे हैं, ब्लॉक कर देंगे टीम वाले। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे क्लास, तब समझ आएगी। पूरी क्लास ध्यान से सुन रही है। आपको ग्रामर कब होगा पूछ रहे हो? अब इसी में जो चल रहा है वो मत पूछो, बाकी सारा कुछ बात करते रहो। तो जब पढ़ाई हो रही तो समय ध्यान से सुने, ठीक है, सब समझ आएगा। ये बिल्कुल आसान से शब्द। अब कोलिजन का मतलब टक्कर होता है, ये आप सबको पता था।
कल्यूजन का मतलब क्या होता है, इसकी जानकारी कम लोगों की थी, और जैसे मुझे पता है कि आपको जानकारी कम है, ऐसे एग्जामिनर को भी पता होता है। तो कोलिजन टक्कर है, नाउन, ठीक है। कल्यूजन जो शब्द है, कल्यूजन का मतलब क्या होता है, कहां सुना पढ़ा है आपने, बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पता होना चाहिए। जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद न्यूज में आया था कि देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कल्यूजन बिटवीन बैंकर्स एंड बिजनेसमैन। जब नोटों पे पाबंदी लग गई, 1,000-500 के नोट खत्म हो गए और लाइनें लगती थी, 2,500 रुपए निकलने के लिए इतनी मशक्कत होती थी, उस समय भी कुछ बिजनेसमैन के घरों में नए करेंसी नोट में काफी पैसे मिले, करोड़ों रुपए मिल जाते थे कई बारी। तो फिर ये न्यूज में आना शुरू हुआ कि भाई कुछ न कुछ मिली भगत है, साठ गांठ है बैंकर्स और बिजनेसमैन के बीच में। बिकॉज आरबीआई से नोट छपने के बाद सीधा आपके घर में तो आएगा नहीं, बीच में बैंक ही मीडियम है। और अगर बैंकर की या बैंक मैनेजर की मिली भगत ना हो, आम आदमी को 2,500 नहीं मिल रहा था और नए करेंसी नोट 2-2 हजार के में लाखों रुपए कहीं मिल जा रहे हैं, करोड़ मिल जा रहा है, तो वो जाहिर तौर पे बिना उनके साठ गांठ के पॉसिबल नहीं है। तो उसे हम कहते हैं कल्यूजन, मिली भगत, साठ गांठ। और पता है इस कैटेगरी के अंदर, जैसे देखो आप, मैंने इसको क्लब करके लिखा है, क्लब करके लिखा है, जहां मिलते जुलते उच्चारण है। ऐसे हमारे पास ना सैकड़ों ग्रुप्स हो सकते हैं। और अभी जब हम शुरुआत करेंगे इसके बाद क्वेश्चंस की, और हो सकता है वो शुरुआत आज ही हो जाए, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो पहली शीट हम करेंगे वहीं पे करीब हम 900 से 1,000 वर्ड सीखने वाले हैं। तो वो शुरुआत यहीं से हो जाएगी, और उनके पास इसी तरह के क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपका। ध्यान से सुनते समझते चलें, आज आपको बोलने का कुछ खास है नहीं। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है। अल्यूजन शब्द भी नाउन है। अल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑफ समथिंग, इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑफ समथिंग। समथिंग को मैं STH लिखूंगा। अब अल्यूजन से वर्ब बनता है अल्यूड। सो वही बात की, जैसे मान लो कल कुछ पढ़ाया हुआ अगर मैं आज क्लास में पूछूं, या कल की क्लास में मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूं और आज उसके बारे में पूछना शुरू करूं कि भाई पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है, और मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट दिखाई ना दे, दूसरा क्वेश्चन पूछूं, अगेन कोई जवाब ना आए, तो आई विल हैव एन अल्यूजन दैट नोबडी हैज डन द होमवर्क। तो मुझे ये साफ साफ पता लग जाएगा कि भाई किसी ने काम नहीं किया है। अगर आप काम करते तो आप जरूर जवाब देते। तो अल्यूजन का मतलब यह होता है कि जहां इनडायरेक्टली आपको सूचना मिल रही है, सामने वाला आकर के सामने से कह नहीं रहा, उसे हम अल्यूजन कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है इल्यूजन। और इल्यूजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चकमा देकर के फरार हो जाना। वैसे कई सेंस में ये वर्ड यूज होता है, लेकिन अभी आप इसको इसी तरीके से ध्यान में रखो, इल्यूड करना। अब देखिए यहां ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी लगातार चेंज हो रही है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और इस बात को समझने की कोशिश करें, इल्यूजन, इल्यूड, इल्यूजिव एंड इल्यूजिवली, देख रहे हो आप ग्रामेटिकल प्रोफाइल से कितने सारे शब्द यहां पे निकल रहे हैं। अल्यूजन, अल्यूड, अल्यूजिव एंड अल्यूजिवली। इसी तरीके से इल्यूजन, अभी जो किया हमने, इल्यूड, इल्यूजिव एंड इल्यूजिवली। अभी जैसे हम वोकैब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्रामर के भी बेसिक्स पे जाएंगे, जैसे मैंने कहा था आपको। तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में दिक्कत है तो वो दूर हो जाएगी 3-4 क्लासेस के अंदर। अगर देखना चाहते हैं तो VOD में देख सकते हैं आप। तो ये इल्यूजन नाउन है, ये वर्ब है, और ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, ये एडवर्ब है। देख रहे हैं आप, 12 शब्द हमारे पास आ गए। 12 वर्ड्स वी हैव नाउ, एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि हर एक शब्द के साथ आपको डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। अगर आपको बेस वर्ड का मतलब पता है, जस्ट शिफ्ट किस में आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है आपकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल में। तो अगर यहां पे इल्यूजन का मतलब भ्रम है, तो इल्यूड का मतलब भ्रमित करना, इल्यूजिव का मतलब भ्रामक, और इल्यूजिवली भ्रमित करने के तरीके से। और क्या होने वाला है, तो बस उसमें फर्क किसका आने वाला है, वहां पे फर्क आ जाएगा ग्रामेटिकल प्रोफाइल का। इसी तरीके से जैसे अभी हमने वर्ड लिखा है आपका कोलाइज, कोलाइड शब्द आता है, कोलिजन आपने देखा क्या है, नाउन है। और वर्ब क्या है, वर्ब कोलाइड है, टक्कर मारना। उसी तरीके से आपका कल्यूजन जो शब्द है ये नाउन है,
ठीक है, साठ गांठ मिली भगत। अब कहीं अगर मान लो कल्यूड आ गया कि बैंकर्स कल्यूडेड विद द टॉप बिजनेसमैन ऑफ दिल्ली एनसीआर रीजन, तो आपको अखबार वो डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत अंदाजा लगा लोगे कि अच्छा कल्यूड का मतलब साठगांठ करना हो गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल से आपके शब्दों की समझ और बेहतर होती चली जाती है। अगला शब्द क्या था? गाफ और गाफ। अब जैसे मैंने कहा कि ये दोनों शब्द आपको नहीं पता है, और ये बात बिल्कुल सही थी। गाफ का मतलब क्या होता है? गाफ का मतलब होता है एक सोशल ब्लंडर। जब आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई अनजाने में ऐसी गलती कर दें जो बड़ी हास्यास्पद हो, तो उसे हम कहते हैं गाफ, राइट। एंड इसका मतलब, इसके लिए एक फ्रेंच वर्ड भी आता है, फ्रेंच वर्ड फॉरेन एक्सप्रेशन, जिसको हम कहते हैं फोपा मोमेंट। ये आपको बहुत अखबार में पढ़ने सुनने को मिलेगा, एक कॉमन शब्द है। फोपा इज द प्रोनाउंसिएशन, फॉक्स पास मत पढ़ना, ये फ्रेंच है, जो लिखते हैं वो बोलते नहीं ये। अगला शब्द है गाफ, और गाफ का मतलब क्या होता है? गाफ जो है, इट्स अ मेटालिक रॉड यूज्ड फॉर फिशिंग, ठीक है, जिसके लास्ट में हुक बना होता है चारा को फंसाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड गाफ। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं अकॉम्प्लिश और अकॉम्प्लिश में क्या फर्क है किसी को ध्यान? अकॉम्प्लिश बेसिक वर्ड है। आपने कभी न कभी ये जरूर सुना होगा किसी एक्टर की तारीफ में या किसी ऑथर के तारीफ में कि दैट ही इज एन अकॉम्प्लिश्ड ऑथर या एक्टर, सुना है? कभी आपके कानों में पड़ा है ये? तो देखो, अकॉम्प्लिश जो है ये वर्ब है और अकॉम्प्लिश नाउन है। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली, किसी चीज को सफलतापूर्वक पूरा करना, अचीव करना उस चीज को। और अकॉम्प्लिश PLIC जो लिखा हुआ है, ये होता है किसी अपराध, जब कोई अपराध होता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दिया जाता है, तो उसमें एक होता है किंग पिन, उसका एक सरदार होता है, और बाकी उस सरदार के क्या होते हैं? हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, उसके गुर्गे होते हैं। तो किसी अपराध में मेन अपराधी के अलावा जो उसके हेल्पिंग हैंड्स हैं, उसके मददगार हैं, उसे अकॉम्प्लिश कहा जाता है, PLICE। तो अब देखिए, अगर शायद आप अकॉम्प्लिश वर्ड को आज ऐसे लिखते जैसे वो द हिंदू वाली वोकेबलरी जो बिकती है इंटरनेट पे रोज, जहां रोज 10 वर्ड ऐसे दे दिए जाए, 15-20 जो भी है, तो वो आपको कभी नहीं याद होगा। लेकिन अगर अकॉम्प्लिश अकॉम्प्लिश को आपने शायद इस तरह से अगर दिमाग में रख लिया, तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। साथ ही में कुछ और शब्दों के साथ जोड़ने की कोशिश करो। अकॉम्प्लिश हो गया किसी अपराध में जो सहयोगी है, यहीं से शब्द आ जाता है कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी ऑफ सज्जन कुमार एंड जगदीश टाइटलर इन 1984 सिख जेनोसाइड, यानी 1984 में जो सिख जेनोसाइड हुआ, उसमें सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर की संलिप्तता। तो कॉम्प्लिसिटी ये नाउन बन गया, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, संलिप्तता, यानी किसी अपराध में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपकी कॉम्प्लिसिटी है, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है। और अकॉम्प्लिश अंजाम देने में सहयोगी। और देखिए, इसी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म हो जाता है वही अकॉम्प्लिश, जिसको हम कहते हैं। तो PLISHED जब कर देते हो आप, तो अकॉम्प्लिश्ड एक्टर अगर है, अकॉम्प्लिश्ड ऑथर है, इसका मतलब क्या हो गया कि जिसने अपने उस फील्ड में बहुत ऊंचा नाम बनाया है, नाम किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, उसकी तारीफ में हम ये यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है, सेंस से पता लग गया आपको, ये सेंसर बोर्ड वाला हो गया। और ये सेंश्योर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज या टू कंडेम। जब आप किसी की आलोचना करते हैं, कंडेम पब्लिकली, उसको सेंश्योर करना कहा जाता है। तो ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं यहां पे, ये सब एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे, इसको हमने क्या कहा? होमोफोन्स। अब जरा इसमें थोड़ा सा तड़का लगाते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तब हम अगली कैटेगरी के ऊपर आएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं आपके लिए यहां पे। पहला सेंटेंस है, कौन सा वर्ड दिया जाए आपको?
Government has passed an अभी जितने सारे शब्द लिखे हैं, पहला सेंटेंस है गवर्नमेंट हैज पास्ड एन ऑर्डिनेंस, मदर वॉज ट्राइंग टू अले हर क्राइंग बेबी, दिस बेवरेज विल एल यू एंड टिम्बर ऑफ हर वॉइस इज एक्सलेंट। यानी ये सारे के सारे जो वर्ड मैंने दिए हैं ये सब के सब होमोफोन्स की कैटेगरी से आते हैं। यानी होमो का मतलब सिमिलर और फोन का मतलब साउंड, सिमिलर साउंडिंग है बट स्पेलिंग अलग है और मतलब अलग है। और यहां अब आपकी चेक होगी काबिलियत। मैं यहां पे ऑप्शंस लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन इज बी ए, बी ए बाबा। दूसरा ऑप्शन है ए बी, बी ए। तीसरा ऑप्शन बी बी ए बी। और चौथा ऑप्शन ए बी ए बी। अब मैं बता दूं, अगर आप इस तरह का क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मैनेजमेंट एग्जाम्स में हमेशा से आते रहे हैं, बैंकिंग में अभी आ सकते हैं, आते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड के ऊपर, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, DSSB है, KVS है, उनमें भी पूछा जाता है। खैर, तो अब देखो पहला जो ऑप्शन है, अगर मैं इस हिसाब से आपको समझाऊं कि अगर आप पहले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब पहले नंबर पे बी है, इसका मतलब पहले सेंटेंस में आप बी के साथ गए हैं। दूसरे नंबर पे ए है, यानी दूसरे सेंटेंस में आप ए के साथ। तीसरे नंबर पे बी है, यानी यहां आप बी वाले वर्ड के साथ। और चौथे पे ए है, नहीं आप इसके साथ गए हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप 1 2 3 4 बता दीजिए। अकॉम्प्लिश का मतलब आशय किसी चीज को सक्सेसफुली कंप्लीट करना होता है, उसमें सफलता प्राप्त करना। अकॉम्प्लिश, उस चीज को अचीव करना। इसीलिए जो अचीवर्स होते हैं अपने फील्ड में, उनको हम अकॉम्प्लिश्ड लगा करके वो यूज करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे। क्या बात है, 1 2 3 4 सारे आंसर कर रहे हो आप इसमें। इतना मुश्किल क्वेश्चन था? हाँ सर, जो वर्ड लिखा था उसी में से दे दिए होते, फिर नया शब्द पकड़ा दिया आपने। ये नहीं, जिसका मतलब बताया उसी में से दे दो। अरे भाई, हर क्लास में हर समय कुछ नया सिखाना है आपको, और आपको भी सीखने के लिए तैयार रहना है। आइए, कौन सा वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है इसमें से, या कौन से वर्ड को आप जानते हैं?
मुझे लगता है कि ये वर्ड तो आपकी इस क्लास में बैठे हुए सब लोग जानते हैं। 8 वर्ड मैंने आपको दिए हैं, ये वर्ड आप इस क्लास में बैठे हुए सब लोग जानते हैं कि भाई टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, जिस लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में होता है। ये तो जानकारी सबको है। और यहां पे लिखा है आप हर वॉइस, यानी आवाज की बात हो रही है, तो आवाज में कोई लकड़ी का काम तो होगा नहीं। इसका मतलब ये बात बिल्कुल पक्की है कि चौथे सेंटेंस में यानी चौथे नंबर पे दिए गए ऑप्शन में हमारे पास बी वाला वर्ड नहीं आ सकता। और यही मैं आपको कह रहा था कि बैंकिंग एग्जाम में ऐसे पैटर्न बदलता है। ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, मैनेजरियल एप्टीट्यूड चाहिए कि जितना ज्ञान है उसके आधार पे 4 में से कचरा बाहर करो। पहले दूसरी क्लास भी आपको, ओरिएंटेशन क्लास में भी ये सब सिखाया था मैंने। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या लिखा है, बी लिखा है, यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन तो रेस से बाहर हो गया। जो लोग भी थर्ड और फोर्थ के साथ गए उसकी जरूरत ही नहीं है। और यहां पे आपको अपना मैनेजरियल एप्टीट्यूड यूज करना है कि हो सकता है कि आपको टीआईएम बीआरई टिम्बर का मतलब नहीं पता है, कोई बात नहीं। इस धरती पे कोई नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है। मैं भी आपको कहता हूं कि भाई आपको शायद 4000 4,500 का वोकैब स्ट्रेंथ अगर आपके पास है, इतने शब्दों का मतलब पता है ना, तो आपकी नैया पार हो जाती है। और अच्छे लेवल के एग्जाम्स की, उसके बाद जरूरत शायद जीआरई जैसे एग्जाम के लिए होती है जो इंटरनेशनल एग्जाम है। इतनी वोकैब बहुत है। और मैंने तो अभी आपको वादा किया कि अगले कुछ दिनों में ही आप कम से कम एक ही शीट के साथ, मेरे एक तरह के क्वेश्चन टाइप के साथ 1000 वर्ड सीख के जाओगे आप। तो यहां दिमाग लगाना है कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन ये तो बिल्कुल पक्का है कि ये टिम्बर नहीं होगा। ये टिम्बर नहीं होगा इसका मतलब ये वाला टिम्बर होगा। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं जहां दोनों में लास्ट में ए है। कहने का मतलब क्या कि 8 शब्दों में से सिर्फ एक शब्द का पता होने की वजह से हमने 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। कितनी बड़ी विजय है ये। अब अगला काम हमारा क्या है? अगला काम यह है कि बचे गए दोनों ऑप्शन में ये देखो कि कहां पे फर्क आ रहा है। आपको नजर आया कि यार ये इसमें भी बी है तीसरे नंबर पे, इसमें भी बी है। इसका मतलब अगर आपको एल और एल का फर्क नहीं पता ना, तो फर्क नहीं पता था तो कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन आपके सामने अभी यही लिखा है और मैंने आपको खुद ही जवाब बता दिया कि भाई तुम्हें अगर मतलब नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां पे तो यही वाला एल है, क्योंकि बचे हुए 2 ऑप्शन में से कोई एक तो सही होगा। तो हमें जहां पे फर्क है वो देखना है। आप देख रहे हो कि बाद के दोनों लेटर सेम है। यहां पे फर्क पहले और दूसरे सेंटेंस में, यहां पे पहले में बी है, इधर ए है, दूसरे पे ए है, बी है। यानी अगर आपको इनमें से कोई भी एक मतलब पता हो 4 वर्ड में से, तो आपकी नैया पार हो जाएगी, आपकी नैया पार हो जाने वाली है। अब देखो ये दोनों शब्द बड़े अच्छे शब्द हैं। अभी जो मैं पीछे लिख रहा था ना वर्ड, आपको यहां वाला जो वर्ड लिखा है इसी कैटेगरी में समझ लो इसको भी। आपने जरूर ये शब्द सुना होगा, कौन सा? चुनाव का समय चल रहा है, अलाई सुना होगा आपने। अलाई होता है आपका सहयोगी, पार्टनर, जिसके साथ आप अलायंस बनाते हैं। और एक और वर्ड आ जाता है आपके पास, अलॉय। अब इसका मतलब आप में से सबको पता है लगभग। किसी की अंग्रेजी से बिल्कुल वो 36 का आंकड़ा रहा होगा, शायद उसी को नहीं पता होगा। अगर आप जिंदा हो, पढ़ते लिखते हो, तो आपको जरूर पता होगा ये दोनों वर्ड। अलाई, ये हमारे अलाइज हैं। इनके अलाइज हर जगह सरकार गठबंधन से बनती है, गठबंधन में अलायंसेस बनते हैं। और अलॉय मिश्र धातु होती है, वो सब जानते हैं। अलॉय व्हील्स आप खूब सुनते हो, साइंस में बचपन में पढ़ा। लेकिन ये 2 वर्ड आपके लिए नए हैं, तो जो नए थे मैंने वही दिया है। चलो मैं ये मान लूं कि आप बहुत मासूम हैं और आपको इनका मतलब नहीं पता है, आप नहीं पढ़ते लिखते, बट भाई ये तो जरूर पढ़ते होगे, हैं, पॉलिटी पढ़ते होगे, न्यूज पढ़ते होगे आप। तो ऑर्डिनेंस, सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया है, अध्यादेश जिसे हम कहते हैं, आधिकारिक आदेश। और ये वर्ड भी सुना होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गाजियाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए सरकार ने उसका कुछ नई नियमावली बनाई है अभी पीछे। तो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है आयुध, हथियार, वेपन्स। तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो ये आयुध कारखाने हैं जहां हथियार बनते हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट जो पास करेगी वो ऑर्डिनेंस पास करेगी, अध्यादेश पास करेगी, यानी ए आने वाला है यहां पे। और देखिए बस आपको एक शब्द की जानकारी और चाहिए थे। टिम्बर आपको पता था और ऑर्डिनेंस आपको पता था। 6 शब्दों का मतलब आपको नहीं पता मान लो, तब भी आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच गए। और सेकंड यहां पे करेक्ट ऑप्शन है, पहले नंबर पे ए आएगा और यहां पे ए डबल एल ए वाई अले, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो तरीका है क्वेश्चन को करने का, डरना नहीं है, करना है हमें तरीके से। देखो दोनों बातें आपको सिखा दी।
कि शब्द तो आप अभी सीखेंगे डिस्कशन के साथ, लेकिन अगर नहीं भी पता है ना तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो जितने लोग पहली बार तो सेकंड पे टिक किए थे वो सब बधाई के पात्र हैं। अब आपको ऑर्डिनेंस का मतलब भी मैंने बता दिया, वेपन्स होता है, हथियार हो गया, राइट, ये पता है। ए डबल एल ई वाई एलीज क्या होती हैं, जिसे आपको अखबार में सुनने पढ़ने को मिलता है, एलीज ऑफ द विलेज, गांव की गलियां। तो एली का मतलब एक ऐसा रास्ता जिसके दोनों तरफ घर बने हो, जैसे गांव में होता है कि भाई दोनों तरफ घर बने हैं, बीच का एक पतला रास्ता, दैट इज कॉल्ड एलीज। और ए डबल एल वाई एल का मतलब होता है किसी को खुश करना, अपीज करना या पेसिफाई करना, यानी शांत करने की कोशिश करना जो बड़ा बेचैन हो। तो देखो मदर कोशिश कर रही थी अपने रोते हुए बच्चे को शांत करने की, ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। सो मदर वॉज ट्राइंग टू अले हर क्राइंग बेबी, and you can remember this word with this kind of connection as well, like this is a very North Indian colloquial expression कि जब बच्चा रो रहा होता तो मैं अल्ले 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 ऐसे ऐसे बोल करके अपने बच्चे को शांत कराती है, अल्ले 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 माई बेबी। सो दिस अल्ले अल्ले जो बाप बोलती है, वो अंग्रेजी में जो अल्ले है उसका भी वही मतलब है कि किसी को बच्चा अब रो रहा है कर रहा है तो माँ उसको शांत कराने की कोशिश कर रही कि बच्चा खुश हो जाए, रोए ना। और इस मेथड को हम कहते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग को कुछ मेमोरी एड देते हैं, बिना एड के दिमाग याद ही नहीं रख पाएगा। अब हम इतनी जो चर्चा करते हैं हर वर्ड के साथ कनेक्शन एग्जाम्पल में बोलता रहता हूं, वो किस लिए है कि दिमाग कनेक्शन एसोसिएट करे। तो आप किसी पिक्चर के जरिए, किसी साउंड के जरिए जब कोई नया शब्द याद रखने की कोशिश करते हैं तो उसे हम निमोनिक्स कहते हैं। इसमें बहुत सारी की टेक्निक्स हैं, विजुअल वोकैबुलरी आती है। मैं देखूंगा आपके इस बैच में पहली बार बैंकिंग में मैं विजुअल वोकैब भी कराऊंगा, वैसे मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, जहां पोस्ट मतलब किसी फिल्म के किसी सीन के जरिए या किसी इंसान के कैरेक्टर के जरिए। अब जैसे कल हमने एक वर्ड किया था बेलीजरेंट, याद आ रहा है आपको, बेली रूट वर्ड से। तो बेलीजरेंट वर्ड के लिए मैंने दिखाया था चेहरा वीरू सहस्त्र बुद्धे ऑफ 3 इडियट्स, वायरस। तो अब वायरस का जो बेली था वो काफी बड़ा था। तो बेलीजरेंट एक ऐसा आदमी है ना जो बड़ा अड़ियल है और बड़ा खड़ूस है और हमेशा लड़ने को तैयार है। तो 3 इडियट्स मूवी के अंदर वीरू सहस्त्रबुद्धे यानी बमन ईरानी का जो कैरेक्टर था वो ऐसे ही एक लड़ाकू और खड़ूस आदमी का कैरेक्टर था। तो अब आप बेली के साथ भी अगर याद रख लो कि हाँ वो ऐसे वो गिलिस वाले कपड़े पहनते थे ना वो बिल्कुल, सो वहां पे सस्पेंडर लगे होते थे पैंट्स में, तो पेट बाहर होता था, तो बेली से याद कर लो कि जिसका पेट बहुत बड़ा हो और जो बहुत खड़ूस हो, यानी वीरू सहस्त्र बुद्धे। वैसे बेली का मतलब पेट यहां पे नहीं है, वो अलग रूट वर्ड है। तो ये तरीके जो है कि किसी कैरेक्टर के साथ या इमेज के साथ आपने अगर उसको ध्यान में रख लिया तो, या रूट वर्ड कल हमने फीलिया छोड़ा था करते हुए, आपको याद होगा। तो अब फीलिया से 2 तरह के शब्द हमारे पास आते हैं। ये तो क्वेश्चन आपने कर लिया, अब क्योंकि चर्चा छिड़ गई है तो बता दूं। अब जैसे हमारे पास एक शब्द ये है पीडोफाइल। पीडोफाइल, आज की क्लास के शुरू में भी मैंने आपको बात करी कि भाई पेड का मतलब क्या होता है, चाइल्ड होता है। और कल की क्लास में आपने समझा कि भाई जहां भी फाइल लग रहा होता है वो उसका आकर्षण उस तरफ होता है, वो उसका लवर होता है। ठीक है, तो अब अंग्रेजी का रंग देखो तुम, आपको हर जगह लग रहा होता है यार फाइल का मतलब तो बड़ा प्यारा शब्द है, पॉजिटिव शब्द है, जो उसकी तरफ आकर्षित हो, प्यार करे उसको, है। सो हाइड्रोफाइल पानी से प्यार करे, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस की तरफ आकर्षण हो, एंग्लोफाइल अंग्रेजी से प्यार हो, राइट। सो इसी तरीके से पीडोफाइल, अगर पीडोफाइल कहा जा रहा है तो पीडोफाइल में लगता है मतलब कि इसका मतलब होता है जो बच्चों को प्यार करे, लेकिन ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। पीडोफाइल का मतलब है जो बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज करे, जो छोटे बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, ऐसे बीमार लोगों को पीडोफाइल कहा जाता है। और कल की क्लास में आपने पढ़ा था क्या शब्द बन रहा था, पीडोफीलिया। ये लोग पीडोफीलिया के शिकार होते हैं, या ऐसे लोगों को, और इनके बिहेवियर को क्या कहा जाएगा, इनका बिहेवियर पीडोफिलिक बिहेवियर होता है। अब जिस तरह से इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे में आपने देखा कि आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है वो जब 9 साल की थी वो, तभी से उसके घर में उसके सोकाल ताऊ जी उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे और घर वालों को भी पता था उसके बारे में। फिल्म के क्लाइमैक्स में अपने मां के ऊपर चिल्लाती और ताऊ जी को भी चिल्लाती, आज चॉकलेट लेके नहीं आए आप। वो है पीडोफीलिया। तो बच्चों का जो शारीरिक शोषण होता है उस इंसान को हम पीडोफाइल कहते हैं। ऐसे बीमार लोग पीडोफीलिया का शिकार होते हैं, उनका बिहेवियर पीडोफिलिक होता है। देखो कैसे इस शब्द ने रंग बदल लिया तुरंत। अभी तक हमें लग रहा था सब जगह तो प्यार ही प्यार है, फिलॉसफी, लव फॉर विजडम,
अब इस शब्द को याद रखने के लिए ना, पीडोफाइल के लिए एक 2014 की बात है, इलेक्शंस का समय था, जनरल इलेक्शन के समय एक कार्टून छपा था अखबार में। कार्टून कुछ इस तरीके का था कि इस जेल की सलाखों के पीछे जो थे वो हमारे थे राहुल गांधी साहब नहीं, अर्नब गोस्वामी साहब। अर्नब गोस्वामी जो हैं वो उस समय टाइम्स नाउ चलाते थे, तो अर्नब गोस्वामी जेल के अंदर थे और बाहर एक छोटा बच्चा बैठ के बेचारा रो रहा है और इसके साथ लिखा गया है रागा, राहुल गांधी, ऐसा कुछ कार्टून था। अब जाहिर तौर पे जो बड़े अखबार हैं, चाहे वो बिजनेस न्यूज़पेपर्स की आप बात कर लें, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, द हिंदू, तो कई बार वो अपने कार्टून में डायलॉग वायलॉग नहीं लिखते। मतलब इफ यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड इन जनरल, तो आप ऑटोमेटिकली उसका मतलब निकाल लेते हैं। तो एक शो आया करता था अर्नब गोस्वामी का, फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो वो चुनाव से पहले 2014 में, चुनाव के पहले राहुल गांधी का एक इंटरव्यू लिया था उन्होंने, और जो भी सवाल पूछ रहे थे अर्नब गोस्वामी, राहुल गांधी उसका जवाब दे रहे थे कि कांग्रेस इज working a lot for women empowerment, for youth empowerment, and this and that. So whatever the question is, answer will be fixed like this only. और उस इंटरव्यू को देख करके साफ ऐसे लग रहा था कि मतलब राहुल गांधी जैसे एक मासूम बच्चे का शोषण किया है अर्नब गोस्वामी ने उस इंटरव्यू में। बीच बीच में कैमरामैन को देखता हुआ भी इमेज आ रहा था कि भाई अब तो छोड़ दो यार। 40-45 मिनट का वो इंटरव्यू था। तो अगले दिन इस तरह के कार्टून वहां पे छपे कि भाई राहुल गांधी का शोषण हुआ है उसमें, और उसके आरोप में ये जेल के अंदर है। तो ही इज अ पीडोफाइल, अर्नब गोस्वामी इज अ पीडोफाइल हु इज द चाइल्ड लाइक राहुल गांधी, उन्होंने उसका शोषण किया। तो इसी को हम कहते हैं निमोनिक्स। जो मैं निमोनिक्स वर्ड बार बार बोल रहा हूं उसकी स्पेलिंग ये है निमोनिक्स, या ये रूट वर्ड कल आपको बताया था। डिस्कशन आगे और डिटेल में करेंगे, बहुत सारे शब्द बनते मैंने आपसे कहा था। अब एक शब्द और इसी तरीके से आता है आपके पास, और वो वर्ड है फिलैंडरर। फिलैंडरर, अब देखो आप यहां भी फिल लगा हुआ है, फिल प्यार हो गया तो, लेकिन फिलेंडरिंग का क्या मतलब होता है? ये वर्ड जो यहां तक है ना, ये ई आर तक, यहां तक एक वर्ब है, और इस वर्ब के बाद फिर ये जो ई आर जुड़ गया है, यहां से ये पूरा वर्ड बन गया है कॉमन नाउन। तो जो फिलेंडर करेगा वो फिलेंडरर कहा जाएगा, जैसे जो प्ले करेगा वो प्लेयर कहा जाएगा, जो सिंग करेगा वो सिंगर कहा जाएगा। तो फिलेंडरर हम उस व्यक्ति को बोलते हैं। या फिलेंडरिंग का मतलब क्या है? फिलेंडरिंग का मतलब है कि जब आपके बहुत सारे महिलाओं के साथ कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप हो तो उसको फिलेंडरिंग कहा जाता है, और करने वाले को फिलेंडरर कहा जाता है। जैसे मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर, भारतीय टीम के क्रिकेटर हैं, उनकी वाइफ ने उनके ऊपर फिलेंडरिंग के चार्जेस लगाए थे, राइट। अब फिलेंडर शब्द को याद रखने के लिए अगेन एक खिलाड़ी हैं विश्वविख्यात नंबर 1 गोल्फर एक जमाने में हुआ करते थे, उनका नाम क्या है? टाइगर वुड्स। तो टाइगर वुड्स का अपनी पत्नी के अलावा 12 महिलाओं के साथ संबंध पकड़े गए थे। तो मैंने कुछ इस तरह से उस शब्द को याद कराने की कोशिश करी थी क्लास में। एक बार आई थिंक डीयू के किसी कॉलेज में वर्कशॉप भी हुई थी मेरी विजुअल वोकैब के ऊपर। तो उनकी इतनी सारी महिला मित्रों में से मुझे कि कम की ही फोटो मिल पाई। कितनी दिख रही है? 3 3 6 2 8 की फोटो मिली। बीच में मैंने यहाँ पे फोटो लगाई टाइगर वुड्स साहब की, और बाकी उनकी महिला मित्रों की फोटो लग गई यहाँ पे। और टाइगर वुड्स के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया गया? फिलेंडरर। अब जिस बच्चे ने वो इमेज देखी और मेरे साथ वो स्टोरी सुन ली, उसको जिंदगी भर फिलेंडरर शब्द नहीं भूलेगा। ये आप अगर मैंने कहा ना जिंदा हैं, पढ़ते लिखते हैं, आप बड़े हो गए हैं थोड़ा, आप सिर्फ तब पढ़ाई नहीं करते जब एग्जाम आती है, आपको ये लगता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद कि अवेयर रहना बड़ा जरूरी है जिस समाज दुनिया में हूं मैं। तो ये वर्ड बहुत कॉमन है, कॉमनली इस्तेमाल होता है फिलेंडरिंग। पीडोफिलिया बड़ा इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोगों पे आरोप लगते रहते हैं पीडोफिलिक होने के। आपके दुनिया के नंबर 1 एक जमाने में जो रॉक स्टार और पॉप स्टार, पॉप कल्चर शुरू करने वाले, वो भी एलिजिटली पीडोफिलिक थे। क्या नाम था उनका? माइकल जैक्सन। उनके ऊपर भी पीडोफिलिया के चार्जेस लगे हुए हैं, राइट। बहुत सारे धर्म स्थलों पे इस तरह के काम होते हैं, उसके भी आरोप लगते रहते हैं। रिपोर्ट्स आती रहती है, मीडिया रिपोर्ट्स। सो अगर आप देखोगे शब्दों को तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना शुरू कर दोगे। खैर चलिए, अब आइए वापस चलते हैं उस शब्द पे। तो भाई अल्ले का मतलब आपको बता दिया, यहीं पे अल्ले 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 माई बेबी के से ये सारी चर्चा शुरू हुई थी। अब एल, ये शब्द आपको पता होना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपको एलमेंट शब्द की जानकारी है। एलमेंट क्या होती है? बीमारी।
और देखें आप मेंट आपने लगा दिया तो ये शब्द क्या बन गया, नाउन बन गया। जैसे मैनेज के आगे लगाते हो मैनेजमेंट तो नाउन बन जाता है, मैनेज वर्ब है, डेवलप इज वर्ब एंड डेवलपमेंट इज नाउन। सो MENT जैसे आप लगाते हैं दैट बिकम्स नाउन, इस बात का ध्यान रखें आप। तो एल यहां पे वर्ब है और विल साफ साफ मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब ही आएगा। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। आपने सुना पढ़ा होगा रिपोर्ट के अंदर जो बिजनेस आर्टिकल्स होते हैं वहां पे भी BNF इंडस्ट्री, कितने लोगों ने सुना है BFN इंडस्ट्री? सर हम तो BF जानते हैं, B&F क्या होता है? सो तो BNF होता है क्या, F&B एंड BNF, तो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, बेवरेज एंड फूड, F&B, वैसे F&B यूज होता है टर्म, मैं B&F लिखा कि आपको कम से कम इसी बहाने याद हो जाए। तो F&B इंडस्ट्री जो बोलते हैं, यानी जो हमारी होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उसके लिए ये यूज हो जाता है। तो फूड एंड बेवरेज, तो बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ, यानी ये पेय पदार्थ तुम्हें बीमार कर देगा। एल यहां पे वर्ब है, ठीक है। और ALE, एल क्या है, ये एल जो शब्द है ये नाउन है, और ये एक तरह की एल्कोहलिक ड्रिंक होती है, एक तरह की बियर होती, एक तरह की शराब होती, जो चाहो कह लो। इट्स अ काइंड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, राइट। एन लिख देता हूं, एन एल्कोहलिक ड्रिंक। लेकिन हमें नहीं मतलब पता था तब भी हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे प्यारा शब्द तो ये टिम्बर, टिम्बर का क्या मतलब होता है? टिम्बर का मतलब होता है आपके आवाज की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ योर वॉइस इज कॉल्ड टिम्बर ऑफ योर वॉइस, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। अगर आपको किसी की आवाज की तारीफ करनी है, जैसे हर आवाज की खास बात होती है, बहुत सारी आवाजें आपको बहुत आकर्षक लगती हैं, राइट, उसकी पिच, टोनैलिटी, बेस आवाज की जो है, राइट। तो उस आवाज में की जो खास बात है, जो उसको बाकी आवाजों से अलग बनाती है, उन सभी क्वालिटीज को आप क्या कह लेते हो, टिम्बर ऑफ वॉइस। So timbre of voice is nothing but a set of those qualities that sets you apart from the rest of the people or rest of the crowd. तो आपकी आवाज की कुछ ऐसी खास बात जो बाकी लोगों से आपको जुदा बनाती है, अलग बनाती है, उसे हम टिम्बर ऑफ वॉइस कहते हैं। टिम्बर का वैसे इस्तेमाल जो इस शब्द का है वो इस्तेमाल अ, और भी फील्ड में हो सकता है, जैसे टिम्बर ऑफ योर आर्ट या टिम्बर ऑफ योर स्केचिंग, यानी किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल हैं और आप में कुछ अलग बात है बाकियों से, आपके काम में कुछ अलग बात है, तो वहां ये इस्तेमाल हो जाता है। वैसे इसके 80% से ज्यादा इस्तेमाल आवाज के लिए ही होते हैं, टोन के लिए, पिच के लिए, साउंड के लिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी टिम्बर शब्द का इस्तेमाल होता है कि उसकी आवाज की क्वालिटी कैसी है। तो यहां हम आवाज की क्वालिटी की ही बात कर रहे थे, और ये टिम्बर यहां पे करेक्ट वर्ड है। बात समझ आई आपको? चलिए अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जो आपको मैंने बताया है वो है पैरोनीम्स का। ये बहुत प्यारी कैटेगरी है। शुरुआत इसकी क्वेश्चन से ही करता हूं मैं। चले शुरुआत में इसकी क्वेश्चन से ही करता हूं। बहुत प्यारा। आई एम irritated by your childlike or childish behavior. Word sentences. I am uninterested or disinterested in this project.
we don't like discriminating or discriminatory practices of your company. AB, AB, AB एंड यहां भी डिस्क्रिमिनेटिंग ए और डिस्क्रिमिनेटरी बी. अगेन आपके लिए ऑप्शन बना देता हूं यहां पे लगे हाथ. तो पहले नंबर पे आपके पास है ए बी बी ए. दूसरे नंबर पे है बी ए बी ए. तीसरे नंबर पे है बी बी ए बी. और चौथे नंबर पे है ए ए ए एंड बी. 1 2 3 4. वेरी गुड. इस बार कोई गलती नहीं की आपने. पलक, याशु, शुभम, आस्था, अंजलि, मधु, रितिका, सबके जवाब बिल्कुल सही है. तो फर्क समझ में आया होमोफोन्स और पैरोनीम्स के बीच का. होमोफोन्स में सिमिलर साउंडिंग थे, स्पेलिंग्स अलग थी, बट पैरोनीम्स हम उन वर्ड को बोल रहे होते हैं ना जिनका बेस एक होता है. अब चाइल्ड से ही ये दोनों शब्द बने हैं, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, बट दोनों का मतलब अलग अलग है. यहां पे भी आप देख रहे हो जेयूडी आया हुआ है, जजमेंट रूट वर्ड है एक तरीके से. दोनों न्याय आपको ऐसे लग रहा है कि न्याय से संबंधित हो सकते हैं. ओयूएस और एएल अगेन ग्रामेटिकली भी दोनों एडजेक्टिव हैं, बट फिर भी मतलब अलग है. उसी तरीके से यहां भी देख रहे हो तो इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड तो कॉमन लग रहा है आपको, और आपको ये भी लग सकता है यार डिस भी और अन भी दोनों के दोनों नेगेटिव हैं. और कई बार लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं. और इन दोनों शब्दों का जन्म कहां से हुआ है? डिस्क्रिमिनेट वर्ड से हुआ है. डिस्क्रिमिनेट का मतलब भी सबको पता है, भेदभाव करना है, डिस्क्रिमिनेशन करना. अब वहां से डिस्क्रिमिनेटिंग और डिस्क्रिमिनेटरी, अगेन ये दोनों शब्द एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं. क्या फर्क है? तो ये बड़ी प्यारी कैटेगरी इस मामले में है ना, कि इसमें हमें लगता है कि हमें आता है, लेकिन कई बार हम फंस जाते हैं. राइट, लगता है कि आता है लेकिन नहीं आता, वहां पे परेशान किया जा सकता है. तो एक्सेलेंट, शुरुआत से ही बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है. देखिए यहां पे साफ साफ पता लग रहा है, जब इरिटेटेड कह दिया गया यानी आपको एक नेगेटिव वर्ड की जरूरत है. और चाइल्डिश जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, जबकि चाइल्ड लाइक एक पॉजिटिव वर्ड है. चाइल्डिश का मतलब होता है इमैच्योर बिहेवियर, बचपने वाला व्यवहार, जबकि चाइल्ड लाइक का मतलब होता है एक ऐसा व्यवहार जो इनोसेंट है, जैसे कि एक छोटा बच्चा इनोसेंट होता है बिना मुखौटे के. उसी तरीके से जुडिशियल शब्द का मतलब होता है रिलेटेड टू जुडिशरी, यानी जो चीज न्याय व्यवस्था से संबंधित हो उसे हम जुडिशियल कहते हैं. जबकि जुडिशियस जैसे होता है जुडिशियस डिसीजन है तुम्हारा ये, तो जुडिशियस का मतलब होता है सेंसिबल. राइट, ये होता है सेंसिबल, यू टुक अ जुडिशियस डिसीजन. अब ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं. अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, यानी अगर आप किसी चीज में नॉट इंटरेस्टेड हैं तो अनइंटरेस्टेड यूज करिए, डिसइंटरेस्टेड मत करिए. डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनबायस्ड. अनबायस्ड, राइट, जो अनबायस्ड हो, जो किसी खास पक्ष में इंटरेस्ट न दिखाए, जो निष्पक्ष हो, जो पक्षपातपूर्ण न हो, उसको हम डिसइंटरेस्टेड कहते हैं. और डिस्क्रिमिनेटिंग जो वर्ड है, अगेन ये पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है. इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम याद रख सकते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटीज, यानी जिस इंसान की
एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हों, जो चीजों को अलग अलग करके ढंग से समझ पाए। अब जैसे क्या कहा आपने, सर वोकैब में बहुत दिक्कत है, सर अंग्रेजी नहीं आती, वोकैब याद नहीं रहती। मैंने क्या किया, समस्या को जड़ से समझने की हमने यहां पे कोशिश की। पहले समस्या को समझा और फिर समस्या के निदान की तरफ आगे बढ़े। यही होती है डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी। एक मैनेजर के पास, एक लीडर के पास ये बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी फंस जाता है, कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ कैसे होगा, है ऐसे वो बेचैन परेशान हो जाएगा। बट जो एक डिसीजन मेकिंग प्रोफाइल वाला आदमी है, उस समस्या की जड़ पे जाता है। आप कहे वो क्या याद नहीं होती, हमने पहले समझा तो जो चीज याद रहती है वो क्यों याद रहती है, और वो कैब क्यों याद नहीं रहती। तो हमें बात क्या समझ में आया कि 15 साल पुरानी बचपन की घटना आज भी याद है, क्योंकि बचपन में हम इंटेंस होते हैं, पूरी तरीके से होते हैं, दिमाग हर चीज के साथ एक कनेक्शन बनाता है, गहरा एक एसोसिएशन बिल्ड होती है, इसलिए वो याद रहेगा। कल क्लास में क्या हुआ ना वो नहीं याद रहेगा, क्योंकि क्लास में तो हम बैठते नहीं दिल से उतने। कहां स्कूल कॉलेज में अगर बैठते होते तो वो ये थोड़े ही कह रहे होते कि नहीं तुम्हारी अटेंडेंस इतनी परसेंट नहीं आएगी तो हम बैठने नहीं देंगे। स्कूल में डराते हैं, कॉलेज में डराते हैं, तो कहने का मतलब हम अपनी इच्छा से कॉलेज स्कूल नहीं जाते थे। यार कब खत्म होगा ये 50 मिनट, वो वाला मामला, एक खड़ूस आदमी जाएगा कब। तो उस चक्कर में हमारा कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। तो जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं, कल क्लास में क्यों, वो भी भूल जाता है। टीचर क्लास में भाई कल क्या पढ़ाया था इसने, ऐसे पूछ रहे होते हैं। तो वही वाली बात, वो चीज हमें समझ में आई कि वोकैब में भी अगर हम सुपरफिशियल होंगे, सतही होंगे, परफंक्टैरिली पढ़ेंगे। देखो इंटरेस्ट के साथ दो वर्ड कर रहे हैं, अभी बताता हूं और खुल के इनको। परफंक्ट्री का भी इस्तेमाल इंटरेस्ट के लिए होता है। अगर आप किसी चीज को परफंक्टैरिली कर रहे हो, परफंक्टैरिली एडवर्ब हो गया, इसका मतलब सतही तौर पे कर रहे हो, आपका उसमें कोई डीप डाउन इंटरेस्ट नहीं है, गहराई नहीं है। और जिस चीज में गहराई नहीं होती ना, हवा का एक झोंका आता है वो उड़ा ले जाता है। अगर जड़ मजबूत है, तुम्हारी गहरी है, तो कोई थपेड़ा आएगा उड़ेगा नहीं। वैसे ही अगर वोकैब की डायनेमिक समझ में आ गई कि कैसे आपस में चीजें इंटरलिंक्ड हैं, तो फिर आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। इसमें इसका मजा अनंत है। जैसे जैसे आप मेरे साथ सीखते जाओगे, आपको और मजा आता जाएगा कि यार बिना रटे हुए चीजें याद हो सकती हैं। तो इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटीज, कि आप चीजों को ढंग से समझ पाए। मेथड भी सिखा रहा हूं तो बता भी रहा हूं किस एग्जाम में कहां फायदा करेगा। पीआरएस सिखाया आपको, क्योंकि शब्द तो सबको जानना जरूरी है, पढ़ने में आसानी होगी, लेकिन साथ में बताया कि एसएससी वाले बच्चों को सीधा फायदा है, क्योंकि उनके ओडब्ल्यूएस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम और स्पेलिंग, तीनों का फायदा रूट वर्ड से होता है। बड़े बड़े शब्दों को तोड़ना जानते हैं वो, स्पेलिंग भी याद रख पाओगे आप इस अप्रोच के साथ। वन वर्ड, नींद में चलने वाले को क्या बोलेंगे आपको पता है, सॉम्नम्बुलिस्ट बोलेंगे। सॉम्ना का मतलब सोना, एम्बुल का मतलब चलना, वहीं से एम्बुलेट करना आता है, वहीं से एम्बुलेंस आता है, और उसी सामने से आता है सॉम्नोलेंट, सॉम्नोलॉजी, सॉम्नोलॉजिस्ट, इनसोम्निया, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, तो तुरंत दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं। नींद में बोलने वाले को तो भाई सॉम्निलोक्वेंट बोलेंगे, लोका बोलने के लिए होता है, वहीं से इलोक्वेंट है, लोकेसियस है, कॉलोक्यूल एक्सप्रेशन है, मैग्निलोक्वेंट है, ग्रैंडिलोक्वेंट है, ऑब्लॉक्वी है, बहुत सारे शब्द है। तो ये फायदा है रूट वर्ड का। नहीं तो बेचारा वैसे एसएससी का बच्चा रटता था जब तक वोकैब, जैसे वोकैब स्पेशल बैचेस में करियर बिल पे इतने लाने शुरू करे, 13 बैचेस अब तक आ चुके हैं 3 साल के अंदर अंदर। तो उसमें उसको समझ में आने लग गया कि यार ये तो बड़ा मजेदार तरीका है। अब वो जब 15 साल के प्रीवियस ईयर करता है तो उसके 95% क्वेश्चन वैसे ही हो जाते हैं, जिसको उसको लगता था पहले रटना पड़ता है। वो सामनम्बुलिस्ट की स्पेलिंग जब पहली बार क्लास में पूछता हूं, वो बार बार गलत बोलता है। कोई सामना बोलेगा, कुछ कुछ भी बोलेगा, लेकिन उसको जब एक बार बता दिया कि बेटा ये रूट का गणित समझ लो, भाई सामन नींद हो गया, और उसके आगे जोड़ लिया तुमने एम्बुल, बस, और उसके आगे जोड़ लिया आईएसटी, तो अब जिंदगी भर ये स्पेलिंग याद रहेगी। नहीं तो आधी जनता यहां MNAM में गड़बड़ करके आती है। आधी क्या, 90% गड़बड़ करते हैं। कौन से, रटने वाले। एक बार पक्का कर लिया, अब नहीं दिक्कत है। अब पता है कि भाई सामन हो गया स्लीप, ये स्लीप हो गया। एम्बुलेट करने का मतलब होता है लेजरली वॉक करना, जब तुम ऐसे ही टफरी मार रहे हो, कहीं पे घूम रहे हो, कहीं पहुंचना नहीं है आपको, आड़ा तिरछा कहीं भी, वहीं से फिर एम्बुलेंस वर्ड आता है। एम्बुलेंस का भी अपना इतिहास है इस वर्ड का। पहले गाड़ियां तो थी नहीं, तो लड़ाई के मैदान में जो स्ट्रेचर होता था उसको एम्बुलेंस बोल लेते थे, क्योंकि अगर एक सैनिक घायल हो गया तो उस स्ट्रेचर पे उसके साथी सैनिक डाल करके उसकी बॉडी को, और जहां से भी रास्ता मिल रहा है वहां से निकल के भागते थे कि भाई इसको युद्ध के मैदान से बाहर ले जाओ, इसका इलाज हो। अब मॉडर्न डे आया, गाड़ियां आ गई, उनके ऊपर भी एम्बुलेंस लिखा होता है, और वो भी तो ऐसे ही चलती हैं, चू 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 टू 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 करते, जहां रास्ता मिलता है वो निकल जाती हैं। यहां से उस शब्द का जन्म हुआ है। वहीं से आता है वर्ड पेराम्बुलेटर, एम्बुलेट करना, घूमना फिरना, और आईएसटी लगा करके आपने बना दिया कॉमन नाउन। अब कहां भूलेगा ये। तो खैर वही मैं आपको समझा रहा था कि रूट वर्ड का फायदा, स्पेलिंग याद रहती है आपको, इससे प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर रहती है, टुकड़े भी याद रहते हैं, वन वर्ड भी होता है, सिनोनिम एंटोनिम भी होता है। बट आपके लिए
ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला एरिया है, यहां से क्वेश्चन मिलते हैं। अभी जैसे होमोनिम्स पे हम पहुंच नहीं पाए हैं, आज शायद पहुंच भी नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बेस को ढंग से बनाना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये दोनों आपको सीधा फायदा करेंगे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में हमारे पास हजारों शब्द हैं, और उसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जो बड़े आसान होंगे। जैसे अभी हमने देखा पेडल, सबको पता था, मेटल सबको पता था, डबल डीएलई और मेडल। अच्छा हाँ, देखो मेडल भी याद आ गया अभी, तो मेडल में भी डबल डीएलई आता है, एक मेडलिंग। अब मेडल का मतलब पदक होता है, सबको पता है, मेडल्स लेके आए। लेकिन एमई डबल डीएलई भी होता है, ये कितने लोगों को पता है? इनकी संख्या कम होगी। मेडलिंग करने का मतलब होता है किसी के काम में हस्तक्षेप करना, पोकिंग करना, उंगली करना, उसको मेडलिंग करना कहा जाता है। तो यही है, देखो मेटल मेटल, मेडल मेडल, पेडल पेडल, फटाफट चेंज, आपको एक पैटर्न मिल गया, एक रिदम मिल गया कि यार सही बात है, इस आदमी ने जो ये 3 शब्द लिखे हैं, ऊपर वाले तो हमें सारे पता है, राइट? ऊपर वाले तीनों वर्ड आपको पता थे और नीचे वाले नहीं पता थे, लेकिन आज की क्लास के बाद वो पता हो गए। शायद हम इस मेटल और इस मेडल और पेडल को अलग अलग नोट करते, कहीं पे नोट बनाते, शाम तक भूल जाता, लेकिन इसके साथ दिमाग ने कनेक्शन कर लिया, अब वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो एक तो इस एसोसिएशन से शब्द याद रहेंगे, प्लस उनका सीधा फायदा हमें एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि जैसे मुझे पता है कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है, और उसी आधार पर मैं क्वेश्चन सेट करता हूं, तभी तो आपको कहता हूं कि आपकी तैयारी ग्रेडेड पैटर्न में होती है। बैंकिंग में शायद कम चांसेस होंगे कि मेटल मेटल पूछा जाए, आसान शब्द है, हो सकता है क्लर्क के लेवल पे पूछा जाए, ये पीओ लेवल का वर्ड नहीं है, आसान शब्द है, बहुत जनरली हम यूज करते हैं। यू हैव टू प्रूव योर मेटल, तुम्हें अपनी काबिलियत प्रूव करनी होगी, एमई डबल टीएलई काबिलियत के लिए इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमें ये चीजें समझनी है, सीखनी है धीरे धीरे, और देखिए क्वेश्चन करने का तरीका यहां पे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम डिस्क्रिमिनेटिंग की बात के पीछे ही सारी चर्चा कर रहे थे, जो चीजों को अलग अलग कर पाए, ढंग से समझ पाए। और डिस्क्रिमिनेटरी जो है ये नेगेटिव शब्द है। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभावपूर्ण। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभावपूर्ण, यानी तुम्हारी कंपनी की ये जो भेदभावपूर्ण प्रैक्टिसेस हैं, तरीके हैं, वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। तो ये थोड़ा माइन्यूट सा यहां पे फर्क है। अब आप सेंटेंस का मतलब सभी समझ लीजिए, मैं तुम्हारे चाइल्डिश बिहेवियर से इरिटेटेड हूं, जुडिशियल प्रोसेस एक लंबा समय लेता है, मैं इस प्रोजेक्ट में अनइंटरेस्टेड हूं। अब डिसइंटरेस्टेड का हम यूज कैसे कर सकते हैं? एन अंपायर और अ जज शुड बी डिसइंटरेस्टेड इन हिज और हर कंडक्ट। अपने व्यवहार में उसको डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। इन शब्दों का गलत इस्तेमाल आपको अखबार में भी मिलेगा। मैंने खुद हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में कई बार अनइंटरेस्टेड की जगह पे डिसइंटरेस्टेड शब्द यूज होते देखा है। बहुत सारे स्पीकर्स को भी देखा है ये शब्द गलत यूज करते हुए। करण जौहर को तो कई बार सुना है कॉफी विद करण के एपिसोड में भी अनइंटरेस्टेड की जगह पे डिसइंटरेस्टेड यूज करते हुए। तो उन लोगों का चल जाएगा, आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है? मतलब आपको सारे का समझ में आ गया। तो अब इसमें हम बहुत सारे और भी शब्द कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास वर्ड है लग्जूरियस, लग्जूरियस एंड लग्जूरियंट, बड़ा प्यारा शब्द है ये, हैं? इसी तरीके से आपके पास आ जाता है शब्द ऑफिशियल और ऑफिशियस, ऑफिशियल एंड ऑफिशियस शब्द है। अब दोनों शब्दों का जन्म ऑफिस से हो रहा है। यहीं से आपके पास वर्ड आता है कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? और कौन सा वर्ड इस तरह से आपको कंफ्यूज करता है? नजर आ रहा है ना सभी में? या ये दोनों शब्दों का जन्म लग्जरी से हो रहा है, ऑफिस से हो रहा है, कॉन्टिन्यू से हो रहा है, लेकिन आगे जाकर के इनका रूप बदल जा रहा है और मतलब भी बदल जा रहा है। अगला कौन सा वर्ड है आपके पास? इंडस्ट्रियल, बहुत पुराना शब्द है ये, इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियस, सेरेमोनियल एंड सेरेमोनियस, एक्सीजुअस एंड एक्सीजेंट, ठीक है? तो
लग्जूरियस शब्द का क्या मतलब होता है? लग्जूरियस होटल्स, लग्जूरियस कार्स, लग्जूरियस रिसोर्ट, यानी फुल ऑफ लग्जरी, ऐशो आराम से भरपूर जो चीज है उसे हम क्या कहते हैं? लग्जूरियस कहते हैं। बट लग्जूरियंट का लग्जरी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब होता है जो चीज हाईली फर्टाइल हो, जिसकी उर्वरता ज्यादा अच्छी हो, हाईली फर्टाइल हो, हाईली प्रोडक्टिव हो, राइट, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड लग्जूरियंट। जैसे लग्जूरियंट हेयर शब्द का इस्तेमाल होता है, किसी के बाल बहुत घने हों, अच्छे हों। ऑफिशियल जो शब्द है ये भी एडजेक्टिव है, देखो आप, और साथ ही साथ ये नाउन भी है। जैसे आप लोग सेलेक्ट होने के बाद क्या कहे जाएंगे? आप बैंकिंग ऑफिशियल कहे जाओगे। आरबीआई में सेलेक्ट हो गए आप, आरबीआई असिस्टेंट है या आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर आप आगे बनेंगे, तो वहां भी आप आरबीआई ऑफिशियल कहे जाएंगे। जो सीबीआई ऑफिशियल, वो सब नाउन है। लेकिन वहीं पे आप कहो ऑफिशियल फाइल, तो यानी ऑफिस से संबंधित, रिलेटेड टू ऑफिस, ये मतलब हो जाता है जब, तब ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही के तौर पे हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑफिशियस जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। और कैसे हम यूज करते हैं? प्लस लगा रहा हूं, इसका मतलब इसके साथ जिस शब्द की जोड़ी बना सकते हो आप और याद रख सकते हो। हम कहते हैं ऑफिशियस बिहेवियर। ऑफिशियस का मतलब होता है अनवांटेड इंटरफेरेंस, यानी अगर आप किसी के काम में बिना उसकी इच्छा के दखलंदाजी कर रहे हैं ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट वुड बी कॉल्ड ऑफिशियस बिहेवियर। कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस बड़ा परेशान करता है। बार बार मैं पूछता हूँ क्लास में, शुरू में ही कई बारी, लेकिन हर बार चीजें बदल जाती हैं, हर क्लास में चीजें बदल जाती। एक सज्जन पूछ रहे थे, सर जैसा हुआ है वीओडी में वैसा ही होगा क्या? अब आप देख लो वीओडी में आपके पहला शुरुआती लेक्चर क्या था, यहाँ क्या हो रहे हैं। तो वो कोई जरूरी नहीं होता। ऑर्डर बदल सकता है, पढ़ाई का टॉपिक का ऑर्डर बदल सकता है, कंटेंट बदल सकता है। जरूरी नहीं कि उनके वोकैब इंट्रो में जो वर्ड कराया वो आप में करा रहा हूं, या जो उनके में नहीं हुआ आप में ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत स्टॉक है ज्ञान का, कहां कौन सी चीज कब मुझे रेलेवेंट लग रही है, क्या बताना चाहिए, वो आता रहता है ऑटोमेटिकली, फ्री फ्लो। ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रहती है, आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो कॉन्टिन्यूअल जो शब्द है और कॉन्टिन्यूअस, इसमें फर्क क्या है? जैसे आप अगर कह रहे हो कि यू आर राइटिंग अ पेपर कॉन्टिन्यूअसली, 1 आवर का पेपर है तो आप उसको कॉन्टिन्यूअसली राइट कर रहे हैं अगर, तो इसका मतलब होता है, बस इतना लिख देता हूं, ये विदाउट ब्रेक होता है। यानी कोई भी चीज अगर कॉन्टिन्यूड है विदाउट ब्रेक, आप उसमें ब्रेक नहीं लगा रहे, और ये विद ब्रेक कॉन्टिन्यूड रहता है। ठीक है ना? तो अब सपोज यू आर प्रिपरिंग फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स कॉन्टिन्यूअली और कॉन्टिन्यूअसली, तो यहां पे आप कॉन्टिन्यूअली लगाओगे, नॉट कि कॉन्टिन्यूअसली। यू आर प्रिपरिंग फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स कॉन्टिन्यूअली, मतलब ब्रेक भी तो लेते हो। ऐसा तो है नहीं, हर क्लास का अपना टाइम है। हमारी मुलाकात फिर अब मंडे को होगी, राइट, तो एक फिक्स टाइम है। घर पे भी पढ़ते होंगे तो भी सोते होंगे, खाते होंगे, बाकी चीजों का भी काम है। लेकिन वही अगर कोई मान लीजिए 2 घंटे का पेपर जब आप लिख रहे होंगे, 3 घंटे का पेपर, मेंस में टाइम बढ़ जाता है, तो उस दौरान आप जब पेपर लिख रहे हैं तो वो तो कॉन्टिन्यूअसली लिख रहे हैं। उसमें ऐसा थोड़ी होगा कि 20 मिनट के बाद नहीं मैं घूम के आता हूं जरा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो कॉन्टिन्यूअसली आप तब यूज करते हो जब कोई चीज कॉन्टिन्यूड है विदाउट ब्रेक, और कॉन्टिन्यूअली तब करते हैं व्हेन थिंग इज कॉन्टिन्यूड बट विद फिक्स्ड ब्रेक्स। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल का मतलब रिलेटेड टू इंडस्ट्री हो जाता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इससे देखो ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं, इसी से आपके दिमाग में कनेक्शन बन जाएगा। हाँ, औद्योगिक विकास और इंडस्ट्रियस पर्सन। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो मेहनती आदमी है, डिलिजेंट आदमी है, हार्ड वर्किंग। सेरेमोनियल, शादियों का सीजन, सेरेमोनियल हॉल। सेरेमोनियल का मतलब होता है रिलेटेड टू सेरेमनी, या सेरेमोनियल अटायर होता है, यानी जो आपका उस फंक्शन के लिए कपड़ा है, सेरेमोनियल अटायर। जबकि सेरेमोनियस अगेन बिहेवियर होता है। दोनों के दोनों शब्द सेरेमनी से पैदा हो रहे हैं और हैं एडजेक्टिव, बट कॉन्टेक्स्ट अलग है। सेरेमोनियस का मतलब होता है औपचारिक, औपचारिक व्यवहार। अब एक्सीजुअस शब्द है, एक्सीजुअस का मतलब होता है मीगर अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की बहुत ही कम मात्रा का होना। मीगर अमाउंट, मीगर का मतलब बहुत कम, स्कैंटी अमाउंट ऑफ समथिंग, उसे हम कहते हैं एक्सीजुअस। जबकि एक्सीजेंट का मतलब होता है हाईली अर्जेंट, जो चीज बहुत ज्यादा अर्जेंट हो उसे हम एक्सीजेंट कहते हैं। तो ये मैंने कुछ उदाहरण आपको किसके दे दिए, ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं ये पैरोनीम्स के हैं, जहां पे बेस वर्ड तो सेम है लेकिन उसी में आगे जाकर के थोड़ा स्पेलिंग्स में बदलाव हो जाता है और एक नया शब्द हमें पैदा हो जाता है। तो इसके सहारे भी अगर हम अपनी वोकैब को बिल्ड कर रहे हैं तो हमारी समझ बढ़ जाएगी कि यार लगते तो मिलते जुलते शब्द हैं,
बट इनमें फर्क आपको हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा और इनका पूरा का पूरा फायदा होता है हमें एग्जाम्स के अंदर। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, समय होता है पूरा। अगली क्लास में आपको होमोनीम्स और उसके अलावा भी कुछ और जो मुझे बताना है इंट्रोडक्शन में वो कैब के वो बताएंगे, और फिर हम अगर आपको क्वेश्चन करना होगा तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनके ऊपर, और फिर ग्रामर की भी फाउंडेशन को थोड़ा बिल्ड करेंगे। फिर हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे कि आपको दोनों का थोड़ा थोड़ा मैं बेस मजबूत कर दूं। वोकैब की भी काफी हद तक मिट्टी भुरभुरी हो गई होगी, एक और क्लास होगी और आप पक्के हो जाएंगे। फिर ग्रामर की मिट्टी भुरभुरी करेंगे और फिर टॉपिक्स पे तब आगे बढ़ेंगे, दोनों की मिट्टी को भुरभुरी करने के बाद। क्या कहते हैं आप? चलिए, सो दैट्स ऑल। बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे आप। ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा क्लास में? आज कितने सारे शब्द सीख के जा रहे हो भाई? यहीं देख लो, 12 शब्द तो यही है। यहां आपके पास 10 वर्ड, 22। इतने सारे शब्द यहां पे हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? मजा आ रहा है? कुंदन, एक्चुअली वोकैब की जो आपके अभी जो शीट्स आपको मिलेंगे ना, क्लास प्रैक्टिस शीट, उनमें जो डिस्कशन होगा वो अपलोड आपके पास हो जाएगा। उनकी शीट्स अपलोड हो जाती है। जरूरी नहीं है कि जो क्लास में ये लिख रहा हूं मैं, अब कल वाली क्लास जैसे मुझे ऑफिस से लेनी पड़ी थी तो वो तो गायब ही हो गया पूरी तरीके से, तो वो सेव नहीं हो पाया। ठीक है, किसका आंसर नहीं बताया मधु? हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं प्रियंका, न्यूज पेपर पढ़िए, चीजों को देखिए और समझिए। हाँ जी, मंडे को मुलाकात होगी अब हमारी। सर आज मैंने एडमिशन लिया, प्रीवियस क्लास कैसे पूरी होगी? सागर कोई दिक्कत नहीं, सैटरडे संडे इसीलिए ऑफ होता है बच्चे। आप पीछे की क्लासेस सारी देख लीजिए। पहली जो सबसे पहली क्लास थी वो तो ज्ञान था, अप्रोच को लेकर के, डिफरेंसेस को लेकर के, तैयारी कैसे करें। दूसरी क्लास ओरिएंटेशन की थी। तीसरी क्लास से हमने वोकैब की चर्चा शुरू की थी। आज वोकैब की भी तीसरी क्लास थी एक तरीके से। तो चीजों को सिस्टमेटिक देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और जो भी भाई बंधु हैं उन्हें बता दीजिएगा, ऑफर खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बढ़ा के रखते हैं। जनरली तो आपको पता है 24 घंटे के लिए होता है, बट उसका कब तक था? 19-20 तारीख जो भी था। तो जो भी बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हों और सीखने में इंटरेस्टेड हों, जिस तरीके से आप यहाँ चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, डायनामिक्स, अभी तो हमने शब्दों को याद कैसे रखें वो तरीका समझा है थोड़ा, अभी और उसको आगे बिल्ड करेंगे। उसके बाद यूसेज वाला एरिया, जो फिलर्स और क्लोज टेस्ट के जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको दूसरी क्लास में थोड़े से क्वेश्चन मिले थे अच्छे, कुछ लोग उसी में परेशान हो गए थे जबकि बहुत मॉडरेट लेवल था। तो जैसे जैसे समझ बढ़ाओ, फिर समझ का एप्लीकेशन सीखो कि जो चीज हमने समझी है उसका क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करेंगे। और तीसरा पड़ाव होता है स्पीड में कैसे उसको अप्लाई करें। तो यही 3 तो स्टेज आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी में। देर आर 3 स्टेजेस ओनली। कोई भी प्रिपरेशन करने वाला इंसान है उसके लिए 3 बातें। अपने पहले फंडामेंटल्स को बेहतर करिए, बेसिक्स को बेहतर करिए। जो लोगों को ये कंफ्यूजन में होते हैं कि नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब टिप्स और ट्रिक्स रटने से, वो पता नहीं किसी और दुनिया में है। आज से 20 साल पुरानी दुनिया में वो दिन लग चुके हैं। आज जरूरत जब इतना कंपटीशन है, बेरोजगारी का आलम ये है, हर एग्जाम का लेवल बढ़ गया है, बहुत ज्यादा डिग्री धारक भी बेचारे सफल नहीं हो पाते, वो सब है वहां पे। तो आप हल्का खेल के यहां पे नहीं चल सकते। तो आपको चीजों को टोटलिटी में समझना है। फंडामेंटल्स को क्लियर करिए और फिर उनको देखिए उसका क्वेश्चन में कैसे प्रयोग होगा। अब जैसे आज वाले क्वेश्चन में क्या था, देखा आपने, 8 शब्द थे लेकिन 2 शब्द की समझ पे भी हम करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच गए। तो क्वेश्चन करना एक अलग कला है, ज्ञान बढ़ाना एक अलग है। तो हम ज्ञान बढ़ाएंगे, क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल करेंगे, और जब धीरे धीरे इस्तेमाल करके आप पारंगत हो जाएंगे, तब फाइनल जो आपका टेस्ट होगा या जो मॉक टेस्ट मैं यहां पे लूंगा, यहां हम लगाएंगे टाइमर हर क्वेश्चन के लिए कम से कम समय, तब हमारी एक्चुअल टेस्टिंग होती कि अब हमारी तैयारी किस लेवल पे पहुंची है। तो अभी हमारा बेस वर्क चल रहा है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। संजना कह रही लिखना होगा। संजना, मैं कोई क्लास टीचर तो हूं नहीं कि बेटा तुमने नोट नहीं बनाया। देखो, लिखना है, वो आपकी कॉल। लिखने में कितना लिखने में दिक्कत है तुम्हें बताओ जरा। तो मैं लगातार 1 घंटे से बोल रहा हूं, कितना लिखने का काम है। अगर इसको लिखने जाओगे तो 5 मिनट में भी तो नहीं लगने वाला लिखने वाला। तो लिख के नोट बनाओ अपने। अब देखो कितनी सहूलियत हो गई है करियर विल के साथ जुड़ने से। ना कहीं आना है ना जाना है, दिल्ली में बैठे फैकल्टीज के साथ यहां से आप आराम से पढ़ रहे हैं। तो भैया नोट तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो?
नोट्स अपने बनाया करो आप, और इसीलिए आराम से समय मिलता है कि आप आराम से नोट बना सकें। अभी जैसे जो क्वेश्चंस वाले होंगे मैं कोशिश करूंगा, अभी पिछले वाले बैच में भी मैंने जो टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं उनको मैंने क्लास नोट्स दी हैं ज्यादातर टॉपिक्स के अंदर, तो जहां मुझे जरूरी लगेगा मैं दे दूंगा। यहाँ तो आप अपने नोट खुद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और अपने बनाए हुए नोट अपनी भाषा में लिखिए। मैं हिंदी खैर ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स एसएससी वाले यहाँ पे एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, राइट। आगे इंग्लिश मीडियम बैच भी आएगा नेक्स्ट मंथ, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इंग्लिश मीडियम बैंकिंग स्पेशल बैच, बिकॉज lot of students from southern part and the northeastern, they are not able to understand things out here because हम लोगों को मतलब we are compelled to speak much in हिंदी, so bilingual का मतलब यहाँ हिंदी ज्यादा हो जाती है। बट आपको पता है कि बैंकिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी में बोलना में कंफर्टेबल होना जरूरी है, समझने में कंफर्टेबल होना जरूरी है। खैर वो चलिए बात की प्रक्रियाएं हैं, पहले चीजों के डायनेमिक्स को समझिए, अपने वोकैब को स्ट्रांग करिए। इसके स्ट्रांग के बाद मैं फिर ग्रामर के पोर्शन को आपके स्ट्रांग करूंगा और फिर आपकी लैंग्वेज की समझ काफी हद तक बढ़ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, बहुत सारे लोग भाई आपकी तरह हम सब भी वर्कर ही हैं, सब काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बैंकिंग के बैचेस में वर्किंग होते हैं। मेरे बैच के अंदर जहां तक मुझे लगता है 25 से 30% लोग वर्किंग होते हैं। बहुत सारे लोग आईटी फॉर्म्स में काम करते हैं, अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स में है। कोई बात नहीं, आप इसीलिए आप कभी भी क्लास देख सकते हो, कोई जरूरी तो है नहीं कि आप इसी समय देखो। आपको पता है कि, और आपको ये भी अभी तक पता लग गया होगा इतनी क्लास में कि मैं कहीं कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं छोड़ता, हाँ या ना। कहीं कोई कंफ्यूजन का, मैं तो वो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ाता हूं कि भाई उसको कहां पे दिक्कत है, वो कहां बेचारा परेशान है, उसको कैसे सिखाओ, उसको कैसे गणित सिखाओ कि उसके लिए चीजें आसान हो जाए। तो ये हमेशा से स्टूडेंट का फीडबैक रहता है कि सर हम आपकी रिकॉर्डेड क्लास भी देखते हैं तब भी कहीं कोई डाउट नहीं रहता। तो और बाकी जब कभी डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इंग्लिश बोलना भी सीखना चाहते हैं आप, धीरे धीरे चीजें होंगी, डोंट वरी, आई विल टॉक अबाउट दोज स्टफ एज वेल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली मैसेजेस एंड लेट्स कैच अप ऑन मंडे। जो भी नए लोग जुड़े हैं प्लीज आप अगले 2 दिनों में पीछे की चीजें रिवाइज जरूर कर लीजिए कि आगे की क्लास में आपको चीजें समझ आए, और अपने दोस्तों मित्रों को भी रिकमेंड जल्दी कर दीजिए, नहीं तो बाद में जुड़ते हैं एक तो फीस बढ़ जाएगी। पिछले वाले बैच में भी बहुत सारे लोग 2000 पे करके आए हैं। खैर फीस कोई ज्यादा नहीं है, बट हम भी तो चाहते हैं कि बच्चों का कम में ही हो जाए, तो उनको बाद में पता लगता है, फिर उनको फीस ज्यादा देनी पड़ती है। तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको भी साधुवाद देंगे कि तुमने सही जगह पहुंचाया, सही जगह रेकमेंड किया। इन्हीं के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, लेट्स कैच अप ऑन मंडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, कीप लर्निंग, कीप राइजिंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू।